अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आपका प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी और आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर चौधरी हाज़िर खिदमत है। और आपको याद होगा ये प्रोग्राम जो चैनल इस्लाम उर्दू पे 851 पे आया करता था, अभी भी उसी पे है और पहले बुध को था, फिर मंडे को शिफ्ट हो गया, अभी हमने इसको संडे को शिफ्ट कर दिया है। और आगे जो मुस्तकबिल में उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है एतवार को हुआ करेगा। तो उसकी कुछ टेक्निकल वजूहात थी, तो वो आपको उसके प्रोग्राम करने में आसानी हमें होगी। तो आज का जो प्रोग्राम जो है, इसका जो तरतीब है, इसका जो मकासद हैं और इसके जो बाकी जो हम करते थे कि लोगों की एजुकेशन के लिए, लोगों के अगर कोई सवालत हों, उसमें कोई मुश्किलात हों, तो उसका जो एक किस्म का टेम्पलेट वो हमने चेंज नहीं किया। तो आज के प्रोग्राम के बारे में नाज़रीन आपको मैं ये बता दूं कि इससे मुस्तफ़ीज़ होने के लिए आप इसका जो टॉपिक है, मुमकिन है आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी हो, अगर नहीं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज हमारे पास एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट हैं और सर्जन हैं। उनके बारे में भी मैं उनका जो इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो नाज़रीन के लिए अगर कोई सवालात होंगे तो वो कम से कम 20 मिनट के बाद लाइंस खुल जाएंगी, तो आप अपने सवालात या अपनी मुश्किलात या अपने किसी बारे में मशवरा करना है तो वो आप कर सकते हैं। आज का जो मौजू है, चूँकि डॉक्टर साहब सर्जन हैं, तो मैं उसको आपको ये बता दूं कि मौजू जो है वो बेहतर है कि आपके मैदे के बारे में हो, अंतड़ियों के बारे में हो, कोई आपका सर्जिकल प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कराना है नहीं कराना है, उसके बारे में मुश्किलात में दुश्वार हों। और इस तरह के जो हर्निया का हो गया है, कोई गॉल ब्लैडर या पित्ते का कोई प्रॉब्लम है या किडनीज़ का कोई प्रॉब्लम है, और इस तरह की जो और मुश्किलात हैं, और बाज़ दफ़ा इंसान को स्टमक में या अंतड़ियों में या मैदे में या जो आपकी जो इसोफेगस है, जो फूड पाइप है, उसमें कैंसर वगैरह हो जाता है, बाज़ लोगों को ब्लीडिंग हो जाती है, बाज़ लोगों की जो अंतड़ियाँ हैं उसमें सोजिश हो जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स के अगर जो है मुताबिक ही अगर आपको सवालात करेंगे तो उस पर आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं उनको आज इंट्रोड्यूस कराता हूं और उनकी बहुत मेहरबानी और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कामरान साहब हैं, कामरान अहमद कुरैशी, और ये जो हैं मैं इनके बारे में थोड़ा सा तारफ़ करा देता हूँ। इन्होंने डबल FRCS किया हुआ है और मास्टर्स भी किया हुआ है सर्जरी में। ये कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और इमरजेंसी सर्जन हैं। ये ऑनररी लेक्चरर भी हैं इंपीरियल कॉलेज में। और जो इमरजेंसी सर्जरी जो स्टार्ट हुई इस कंट्री में, UK में, तो वहाँ पे नॉर्थविक पार्क में जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं उस टीम के, जिन्होंने कि इमरजेंसी सर्जरी जो स्टार्ट की, तो उसके भी मेंबर हैं। और इनके जो खास जो इंटरेस्ट हैं कि वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो कि जिसके लिए मरीज़ को पूरा उसका जो है वो खोलना नहीं पड़ता, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स डाल के, कैमरास डाल के और उसके बाहर से ही ऑपरेशन कर देते हैं। तो गुर्दे के, उसके गॉल ब्लैडर के बारे में हो, पित्ते के बारे में हो, हर्निया के बारे में कोई मसला आपके पास हो, तो ये उसके माहिर हैं। डॉक्टर साहब जो थे, इन्होंने 1991 में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद कुछ साल उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की और फिर जो इन्होंने जो है UK में आ गए और 1999 में इन्होंने यहाँ से FRCS अपना किया। और अब जो है ये नॉर्थविक पार्क हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जन हैं। और इनका जो स्पेशलाइजेशन यही है कि इनको एजुकेशन में इंटरेस्ट है, तालीम व तदरीस है, जो स्टूडेंट्स की हो, जूनियर डॉक्टर्स की हो। और इसी सिलसिले में ये इनको एक जो टाइटल है एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम द अमेरिका जो मेडिकल कॉलेज ऑफ कैरेबियन है, तो उन्होंने इनको इनायत फरमाया है। तो नाजरीन, ये तो था डॉक्टर कामरान कुरैशी साहब का जो एक तारफ़ था, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं मुकम्मल तारफ़ नहीं करा सका। उनका काफ़ी तजर्बा है, काफ़ी वो अपने काम में माहिर हैं। तो डॉक्टर साहब, मुकम्मल तारफ़ तो मैं नहीं करा सकता कि आपका इतना बड़ा जो इतने सालों का तजर्बा है, तो अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो आप खुद जो है देख लें कि इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं, कि ताकि नाजरीन को पता हो और वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हों कि ये आपकी स्पेशलिटी है,
कि मैदे का मामला हो, पित्ते का मामला हो, अंतड़ियों का मामला हो, उसमें कोई कैंसर का मामला हो, ब्लीडिंग का मामला हो, हर्निये का मामला हो, ताकि जो उससे मुस्तफ़ीज़ हों। तो ये क्या मुनासिब आपका मैंने तारफ़ करा दिया या उसमें कोई चीज़ को ऐड या रिमूव करना चाहेंगे? नहीं, आपने माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कुछ ज़्यादा ही कह दिया मेरे बारे में। जी बिल्कुल, मैं निज़ाम हज़म के जो लोगों के मसाइल हों उनके बारे में आपके साथ कुछ बात करूंगा और बाकी लोगों ने जो क्वेश्चन पूछेंगे फिर उसके मुताबिक आगे बात कर लेंगे। जो भी मसाइल अंतों की बीमारियों के और गाल ब्लैडर के और इसके निज़ाम हज़म के, कैंसर के, जो कि लोगों को कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और लोग देर करते हैं डॉक्टर के पास जाने में भी, तो उसके बारे में बात भी कर लेंगे आज। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम लोग अभी तो लाइंस बंद हैं और 20 मिनट में खुल जाएंगी, तो हमको थोड़ा अपना जो तारफ़ है, कुछ जो सबसे जो कॉमन किस्म की जो बीमारियां हैं हमारे अपने कल्चर में, हमारे अपने लोगों में, क्योंकि इसके जो सामीन और नाजरीन हैं वो यकीनन उर्दू स्पीकिंग होंगे और मोस्ट लाइकली हमारी जैसी बैकग्राउंड से होंगे, बट नॉट नेसेसरीली, मुमकिन है कि और कंट्री से भी हों। तो सबसे पहले ये है कि हमने मैदे का जिक्र किया, इसोफेगस फूड पाइप का जिक्र किया, तो आप ये नाजरीन को थोड़ा सा बता दें कि दो प्रॉब्लम्स हैं कि इंसानों को, वो कहते हैं जी खाना हमारा हज़म नहीं होता, तो यानी कि डाइजेस्ट नहीं होता। एक तो थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में बता दें कि ये क्या मैकेनिज़्म है, अगर ये मुनासिब ना हो, प्रॉपर ना हो, तो इससे कोई कभी कभी किसी को कोई कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो गई है, किसी को डायरिया लग गया है, तो ये निज़ाम हाज़म जो है और जो हाज़मे का जो निज़ाम है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज़ हमें। निज़ाम हज़म डॉक्टर साहब, हाँ, हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जी जी। हम जब खुराक खाते हैं, हमारे मुंह से लेके जब तक हमारे जिस्म से खुराक खारिज नहीं हो जाती, उस वक्त तक हमारे जिस्म में इसका सिलसिला हज़म का चलता रहता है। ठीक है। वेरी सिंपल बट क्वाइट कम्प्लेक्स इन ए वे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हम खुराक खाते हैं, खुराक से हम मुँह में रखते हैं, यहाँ पे सलाइवा होता है हमारा, वो उससे मिक्स होता है, वहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर आपका जो फूड पैसेज है उससे खुराक आपके मैदे में जाती है, मैदे में जाके वो आपस में उसको वो स्मॉल पीसेज में ब्रोकन डाउन किया जाता है, छोटे छोटे उसके पीसेज होते हैं, वहाँ से वो फिर अंतड़ियों में जाती है, और जो हमारी जो स्मॉल अंतड़ियाँ हैं उसमें तो ये बताएं कि मैदे में वो जो टूटता है सारा खाना जी, वो कैसे टूटता है? उसका निज़ाम है अंदर, कोई चीज़ ऐसी को आती है कि वो उसको क्रश कर देती है? जी, एक तो मैदे की अपनी जो उसको एक उसकी मूवमेंट है जिससे वो खुराक को दबाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है मैदे। ठीक है। और दूसरे उसमें एंजाइम होते हैं, जूसेस हैं जो कि खुराक को तोड़ने में मतलब कुछ केमिकल्स हेल्प करते हैं। बिल्कुल, वो अब करके एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड है जो कि खुराक को तोड़ता है और खुराक के हजम होने में के अमल में बहुत मुफीद साबित होता है। ठीक है। उसके बाद जब खुराक स्मॉल बाउल में जाती है, जैसे आप छोटी अंतड़ी कहते हैं, वहाँ पर भी एंजाइम्स हैं जो उस एंजाइम आप गॉल ब्लैडर से भी आते हैं, वो एंजाइम आपके जो है पैंक्रियास से उर्दू में कहा जाता है लबलबा कहा जाता है, वहाँ से भी आते हैं, और वो फिर बाहमी उससे मिल के फैट को, प्रोटीन को, बाकी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सब को वो फिर हजम करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे खुराक स्मॉल अंतड़ी से नीचे जाती है, चौथी अंतड़ी से, तो उसके साथ नीचे जाने से उसको और स्मॉल पार्टिकल में वो टूटती है। ठीक है। और वहाँ से वो फिर हजम होना शुरू होती है। ठीक है। फिर वो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है जो आपकी जो खुराक है, और फिर वहाँ पर जाके वो जो मेन पार्ट है वो हजम हो चुका होता है, लेकिन पानी जो होता है वो फिर बड़ी आंत के अब्जॉर्ब होता है। ठीक है। और फिर जो बाकी जो रह जाता है फुजला, वो फिर हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। ठीक है। अब इनमें जो आपने बात की कि निज़ाम हज़म के जो अक्सर मसाइल हैं वो बैलेंस डाइट के ना होने से हैं। ठीक है। लोगों का टाइमिंग खाने का, लोगों का बैलेंस डाइट ना खाना, कुछ लोग ज़्यादा गोश्त खाते हैं, कुछ लोग सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते, कुछ लोग वाइट मीट को ज़्यादा, वाइट आटे को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए एक बैलेंस डाइट रखने के लिए जिसमें फ़ाइबर भी हो, मीट भी हो, आपकी वेजिटेबल्स भी हों, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और उनके साथ फिर जो है वो आपका निज़ाम हज़म ठीक भी चलता है और आपकी सेहत भी बरकरार रहती है। ठीक है। आपने कब्ज़ के बारे में कहा, तो कब्ज़ का जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है हमारे जनरल पॉपुलेशन में, और उसकी बहुत सी जो सिंपल बातें हैं उसमें यह है कि लोगों का खुराक टाइम पे ना खाना, बैलेंस ना खाना, पानी कम लेना, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बाहमी मिल के आपके
जिस्म जो निज़ाम हज़म उसको अफेक्ट करती हैं और आपको कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ का मतलब है कि आपको पहाड़ना काफ़ी कभी दिन नहीं जाते, ठीक है, कभी जाते हैं तो फिर बहुत सख्त आता है, फिर उसे उसके अपने मसाइल हैं, कभी आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये बताएं कि ये जो हाजमे की जो दुश्वारियाँ हैं या प्रॉब्लम्स हैं और कब्ज़ आपने एक बताया बीच में कि इसमें कुछ तो आपने कहा कि डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है जी। क्या कोई ऐसी बीमारियां भी हैं कि डाइट से जिसका ताल्लुक नहीं है, कोई हमारी अंदरूनी या मौरूसी बीमारियां हैं या कोई जिसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, कोई आपकी स्टमक में इंटेस्टाइन में या कोई एसिड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जो कुदरती जो केमिकल्स एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, या कोई और बीमारी है जैसे कोई डायबिटीज़ है, तो और कुछ भी इसको अफेक्ट कर सकता है कि सिर्फ डाइट ही इसको ठीक करेगी? डाइट तो इम्पोर्टेंट हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि डाइट सब बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई और उसकी वजूहात भी हैं उसकी? देखिए, जो वजूहात आप कहें कि जैसे मरूसी हो सकती हैं या कि एक्वायर्ड हैं, जैसे कि कोई बीमारी लग जाती है, वो एक स्मॉल परसेंटेज है। अच्छा, उसकी शरह कम है। जो मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिपेशन है वो यूजली डाइट की इरेगुलरिटी से और इम्बैलेंस डाइट से होती है। जो मोस्ट कॉमन काज है आजकल जो स्पेशली एशियन में वो डायबिटीज़ है। शुगर से जो आपका निज़ाम हज़म का पूरा अमल है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जितनी देर तक आपकी शुगर रहती है, जो आपके नर्व्स रेगुलेट करती हैं निज़ाम हज़म को, उसमें वो स्लो होना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर आपका जो पूरा मैदा है, आपकी इंद्रियां हैं, वो सब थोड़ी सी वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन वो थोड़ा स्लो काम करती हैं। तो उस सूरत में फिर है कि आपको अपनी डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल करना चाहिए, आपको उसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसके साथ हेल्प करते हैं कॉन्स्टिपेशन में कि बैलेंस डाइट अच्छी हो, पानी ज़्यादा पिएं, चाय कॉफ़ी ज़रा कम कर दें। ये सारी चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को ज़्यादा करती हैं। तो डॉक्टर साहब आप जो बात कर रहे हैं फिर वही बात आ गई कि एक बुनियादी बात है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, अपने वेट को कंट्रोल करना, अपनी डाइट को कंट्रोल करना। जी बिल्कुल। तो आप दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जो मरीज़ है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं आप? देखिए, इलाज डॉक्टर तो इलाज का लिख देगा, आपको बता देगा ब्लड टेस्ट हो गया जी, ये आपकी इतनी शुगर लेवल है, इसकी ये कॉम्प्लिकेशन आइज़ पे होंगी, ये किडनीज़ पे होंगी, ये नर्व्स पे होंगी। तो समझ यही आई है कि इसमें मरीज़ का बहुत बड़ा रोल है अपनी सेहतयाबी के लिए, ताकि वो ट्रीटमेंट के साथ कोऑपरेट करें। देखिए, जैसे ज़िंदगी के बाकी अहम अमूर हैं उसमें सेहत भी बहुत अहम हिस्सा हमारे लिए है। अगर सेहत है तो आप तमाम काम अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है। तो नो डाउट कि उसमें आपको अपनी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। अब डॉक्टर के पास आप चले जाएंगे, मेरे पास अगर पेशेंट आएगा तो मैं तो उसको एडवाइस जो बेस्ट है वो दूंगा, लेकिन उस बेस्ट एडवाइस पे अमल करना तो मरीज़ का काम है। ठीक है। और जब तक हम बाहमी तावन से नहीं चलेंगे तो एक वो सक्सेसफुल जो कहते हैं सक्सेसफुल गोल नहीं हमें मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो इसलिए दोनों तरफ से जिम्मेदारी है, डॉक्टर आपको मुफीद मशवरा दे और आप उसके ऊपर अमल करें। ठीक है। तो ये आई थिंक बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक किस्म का मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि ये समझौता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, और इसमें दोनों को अपने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, हमारे फैमिलीज़ में देखते हैं और माशरे में देखते हैं, और एज ए डॉक्टर आपने भी तजर्बा किया होगा, मैंने भी किया है, बाकी जो लोग सुन रहे हैं उर्दू स्पीकिंग, कि हमारे घरों में ख़वातीन को थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन मर्दों को भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में एक मसला होता है कि मैदे का मसला होता है। कोई कहता है कि यहाँ जलन हो रही है, कोई कहता है मैदा सूज गया है जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, कोई कहता है जी पता नहीं ये अल्सर हो गया है, और कुछ दफ़ा उनको समझ नहीं आती कि क्या है, कोई कह रहा है जी आपको हाइटिस हर्निया हो गया है। तो ये जो मैदे का जो मसला है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, और फिर लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि सेल्फ मेडिकेशन में कोई कह रहा है जी मैं लेंजोप्रोजोल ले लूँ, कोई कह रहा है मैं गैविस्कोन ले लूँ, कोई कह रहा है जी आप दूध का ग्लास पी लें। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी अपनी फैमिलीज़ में, तो क्या ये ग़िज़ा की वजह से हैं या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं या फूड की में बहुत ज़्यादा घी ऑयल की वजह से हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ रीज़न है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी है कि जी मैंने खाना खा लिया है, बस मैं तो एंजॉय कर लिया है, मैं और कुछ इसको हज़म करने के लिए ना वॉक पे जाऊंगा ना वेट कम करूंगा। तो प्लीज़ इसके बारे में लोगों को कोई मुफीद मशवरा दें, इस पर कुछ थोड़ी सी मतलब कहते हैं कि थ्रो सम लाइट ऑन इट, कि भाई ये बहुत ही अहम मसला है और कम नहीं हुआ मशवरे के बावजूद। जी देखें, मैदे का जो कहना है कि मैदा बंद हो जाता है,
उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि आपके क्या उसके अलामात हैं आपको, और सेल्फ मेडिकेशन हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस के आपको बहुत ज़्यादा पता हो किसी चीज़ के बारे में, और या आप एजुकेटेड हैं, या आपने उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, या आपने किसी से पहले पूछा है। लेकिन फिर भी जो भी मैदे का मसला हो, आपको अपने डॉक्टर, जिसे हम जीपी कहते हैं, उसके पास ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि समटाइम्स बहुत स्मॉल जो सिम्टम है वो छोटा, वो कैन बी अलार्मिंग। ठीक है। तो उसके लिए बेहतरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे जाके बात करें, फिर वो आपको आगे जैसे गाइड करें। सेल्फ मेडिकेशन से ये हो सकता है कि आपके सिम्टम्स वक्ती तौर पे बैठ जाएं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ज़्यादा बाद में ज़्यादा हो जाए। ठीक है। तो और अगर आपका डॉक्टर आपसे कहे कि आपने आपका मुआयना करना है और आपको वो कैमरे टेस्ट के लिए कहे, तो उसके लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल टेस्ट है। ठीक है। जहाँ तक बात है उसकी खुराक की, तो देखें ये तो आप किसी से भी बात करेंगे, एक हेल्थी डाइट इज़ ए वेल्थी डाइट, ठीक है, जो आपको बहुत सी बीमारियों से दूर रखती है। ठीक है। हमारा जो एशियन स्टाइल है उसमें उससे घी वाली खुराक होती है, मरगम खाने होते हैं। ठीक है, आप इंजॉय करते हैं, ज़रूर खाएं, लेकिन उसके साथ उसको बैलेंस करने के लिए बाकी चीज़ें मिलें, सैलड भी लें, और जो बाकी जो है ब्राउन आटे की रोटी वो बहुत अच्छी है, वो साथ लें, और एक मतवाज़न ग़िज़ा खाएं। ठीक है। इस मामले में बड़े लोगों से डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा जी हमने वो जो कैमरे की बात है, एंडोस्कोपी हमने करा ली, तो उनको बताया गया जी आपको हाइएटस हर्निया है, और उस वजह से ये होता है कि आपका जो तेज़ाब है जो मैदे में, या जिसे कहते हैं एसिड रिफ्लक्स, वो थोड़ा सा पीछे आता है, और आपकी जो फूड पाइप है, मैदे की जो नाली है, उसमें आके असरअंदाज होता है, तो फिर आपको ये जलन सारी होती है। तो उसमें ये बताएं कि बाज़ लोगों को कहते हैं ऑपरेशन करा लें, बाज़ को कहते हैं कि ऑपरेशन ना कराएं, और बाज़ मरीज़ ऐसे भी हैं उनको एडवाइस किया गया है कि आप अपना ऑपरेशन करा लें, वो नहीं कराते। तो इसके मामले में क्या करना चाहिए? बेहतरीन बैलेंस जो अप्रोच है वो क्या है? देखिए, जहाँ तक हाइएटस हर्निया का सवाल है, हाइएटस हर्निया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हर हाइएटस हर्निया का मकसद ये नहीं कि उसका ऑपरेशन किया जाए। ठीक है। हाइएटस हर्निया, जैसा आपने कहा कि एसिड आपकी खुराक के नाले में आना शुरू हो जाता है, वो जो वेल्व है जो उसमें वो ख़राब हो जाता है फूड की पाइप में और स्टमक में, जो छोटा सा वन वे वेल्व है, उसकी बात है। हाइएटस हर्निया कि वो तो फिर स्टमक ऊपर आ जाता है। जी, स्टमक ऊपर आ जाता है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ठीक है। जिसमें खुराक फिर शामिल हो जाती है कि आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, या ज़्यादा टी कॉफ़ी पी रहे हैं, जिससे एसिडिटी बढ़ी है। लेकिन एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है ओबेसिटी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको जो मसल उसको कंट्रोल करते हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैदा आपका छाती में चल जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता। ठीक है। और वहाँ से एसिड कंट्रोल का मैकेनिज्म इफेक्ट होता है। तो एसिड जब फिर आपकी छाती में आता है, तो आपको फिर वो बहुत शदीद तकलीफ होती है, समटाइम लगता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा हो। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हार्ट अटैक है, लेकिन किसी चेस्ट पेन को भी ईजी नहीं लेना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ तक इसके इलाज का तल्लक है, तो बेस्ट इलाज इसका टैबलेट्स ही हैं, जैसे आपने कहा लेंजोप्राजोल। ठीक है। अगर कोई पेशेंट उसको सूट कर गए हैं टैबलेट्स, ठीक है, तो उसको टैबलेट्स ले लेनी चाहिए। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपना वज़न कम करें और उन चीज़ों से अवॉइड करें जिनसे एसिडिटी होती है, तो आपको आस्ता आस्ता आप दवाइयों से भी आपकी दवाएं भी बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज़ जिसको दवाई खाने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका बड़ा सिंपल एक अच्छा ऑपरेशन है, जो कि की होल सर्जरी से जिसे हम कहते होते हैं लेप्रोस्कोपी फंडोप्लाइकेशन। वो आपके मैदे को वापस ले आते हैं, जो सर्जन होगा, देन वी मेक ए वाल्व इनसाइड, जिससे उसका वो ऐसे ऊपर जाना बंद हो जाता है। वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसके, और इसको कराने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट आपके इफेक्ट नहीं हो रही। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम लोग अपना ये जो प्रोग्राम है इसको जारी रखते हैं, और अगर किसी ने कोई कॉल करनी है तो नंबर स्क्रीन पे आ चुका होगा, लेकिन मैं याद करा देता हूँ 0207 6387 और एक कॉलर लाइन पे हैं, वो कुछ डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं। जी प्लीज़ बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। This is Moise from London. जी प्लीज़, जस्ट बोलें। यस। If you have diabetes and constipation, what's the best medicine for you? Do you understand Urdu if we reply in Urdu for our? Yeah, it's fine. Alright, डॉक्टर साहब, सवाल उन्होंने किया है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और कॉन्स्टिपेशन है तो कैसे डील करेंगे उसके साथ? हमने इस पे अभी बात की है। जी जी। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि आपको शुगर को पहले कंट्रोल करना है। ठीक है। एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। और हेल्थी डाइट लेनी, जिसमें पानी और आपकी वेजिटेबल डाइट, जो कि शुगर के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है, वो लें, जिसमें सैलड्स हैं,
और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो सब आपकी जो सब्जियां हैं वो आप ज़रूर लें, वो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट करेंगी। लेकिन शुगर का कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें शुगर का अगर किसी को दो तरह की डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2, उससे भी फ़र्क पड़ेगा? मतलब कंट्रोल इज़ कंट्रोल, वैसे इंसुलिन ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं जी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको एक डायबिटीज़ कंट्रोल आप कह रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि जो डाइट है वो हाई फाइबर होनी चाहिए, जिसमें कि सब्जियां हो, फल फ्रूट हो, और जो मीट की जो मिकदार जो है बिल्कुल बैलेंस्ड हो। तो ये वो कैसे करेंगे मरीज? लेट्स सपोज कि उनको हमने बता दिया, तो कहाँ जाएं वो? मतलब अगर उनको खुद समझ नहीं आ रही डाइट की, क्या जीपी के पास जाएं, डाइटिशियन के पास जाएं, जैसे इन भाई साहब ने सवाल किया है? जी, जीपी आपका सबसे जो बेस्ट हेल्प वो आपका जीपी है। ठीक है। और जीपी आपको यकीनन उनके पास डाइटिशियन की सहूलत भी मौजूद होती है, वो आपको डाइटिशियन को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अगर उनकी एडवाइस से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है। सेकंड यह है कि आपको रेगुलर मील्स लेने चाहिए, आपको एक अपने खाने का एक औकात बनानी चाहिए कि मैंने इस वक्त खाना है, और मैंने टाइमिंग जो इम्पोर्टेंट है, टाइमिंग उसको बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। और जो आपका है, कैसे बताया कि फलों में आपको ज़ाहिर आपको शुगर भी है, तो लेकिन अगर आप जैसे वो नाशपाती जिसे कहते हैं, पेड़ जिसे कहा जाता है, वो बहुत अच्छी है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। उसको स्किन के साथ लें, वो बड़ी अच्छी है। दूसरी एक वो जो है उसको जिसे कहते हैं खरबूजा, लेकिन वो इंग्लिश में कहते हैं हनी मेलन कहते हैं, वो उसको लें, उसको थोड़ा सा पोर्शन लें रोज़ाना, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और ये तमाम चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो है 3-4 मिनट में ब्रेक भी आने वाली है, तो हमारे पास एक और कॉलर हैं, उनकी ज़रा बात पूछ लेते हैं। जी प्लीज़ बोलिए। हमें आपकी आवाज़ में काफ़ी गूंज सुनाई दे रही है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ अपना टीवी पीछे बंद कर दें ताकि हम आपकी बात को समझ सकें। प्लीज़ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शुगर है। जी जी, हाँ जी। पहले तो मैं टैबलेट पर था, अब तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। उन्होंने मुझे इंसुलिन पर भेजा है, इंसुलिन लगानी पड़ती है। अच्छा, इसके लिए कोई अच्छी सी कौन सी रेमेडी हो? डॉक्टर साहब, एक तो ये जो हमारा एक बड़ा कॉमन लोगों का ख्याल है कि शायद मैं इंसुलिन पे चला जाऊंगा तो मेरे लिए कोई नुकसानदेह साबित होगा, हालांकि ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप टेबलेट्स को ख़त्म करके आप इंसुलिन पे आ जाएं, तो वो आपके लिए बेस्ट है। नो डाउट कि इंसुलिन एक नेचुरल नेमल बदल है जो आपकी प्रॉब्लम है। इंसुलिन लेने से आपकी कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ की होती हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। ठीक है। नो डाउट कि आपको रोज़ाना एक लगानी पड़ती है, और सुई आपको अफेक्ट करती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है और जो आपको शुगर का मकदार है आपके जिस्म में, वो मुनासिबात पे रहे, और उसके लिए इंसुलिन ही बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है। इसलिए इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मुझे शायद अब मुझे इंसुलिन लगनी शुरू हो गई है तो मेरी स्टेज ख़राब हो गई है शुगर की। ये एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है लोगों का, हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो आपकी डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन के हिसाब से उसको वो देते हैं कि अगर बीमारी में अब कुछ गोली की नहीं और उसकी इंजेक्शन की ज़रूरत है तो वो उस पर ज़रूर जाएँ, और उस पर बड़ी अच्छी तरह अमल करें ताकि आपकी शुगर का जो कंट्रोल है वो ठीक रहे और उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास इनको 1.5 मिनट रह गया है, एक और कॉलर है, तो जल्दी से उनका वो पूछ लें उनसे क्या है, और अगर हमारा जवाब मुकम्मल ना हो सका तो फिर वक्फे के बाद कर दें। जी प्लीज़ बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तनवीर बोल रहा हूँ लंदन से। जी तनवीर साहब। मेरा डॉक्टर से क्वेश्चन है कि मैं लास्ट 3 ईयर से लैंसिप्राज़ोल ले रहा हूँ, तो मुझे कंसल्टेंट ने ऑपरेशन रिकमेंड नहीं किया। लैंसिप्राज़ोल मुझे कुछ रेमेडी देता है, लेकिन वो मैं तकरीबन डिपेंडेंट हो गया हूँ, अदरवाइज मैं खाना सही से नहीं खा सकता। तो ये मुझे लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा या? तनवीर साहब ये बताएं कि आप किस मकसद के लिए, डॉक्टर साहब ने आपको क्या डायग्नोसिस दिया है ताकि पूरा उसका जवाब दिया जाए। लैंसिप्राज़ोल समझ आ गई कि 3 साल से ले रहे हैं। जी, तो उन्होंने को आपको डायग्नोसिस बताया कि क्या वजह है इसकी? जी वो एसिडिटी है, लेकिन वो एंडोस्कोपी की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन रिकमेंड नहीं किया। जैसे डॉक्टर साहब ने दिखा कि वो एसिड मेरा ऊपर आ जाता है। हाइएटस हर्निया है आपको, उन्होंने बताया? उन्होंने जी आपको हर्निया है, हाइएटस हर्निया? नहीं, वो इस तरह उन्होंने सिर्फ एंडोस्कोप ये लैंसिप्राज़ोल मुस्तकिल मुझे रिकमेंड किया। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। थैंक यू। और जैसे जिन्होंने बताया ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसिड रिफ्लक्स है, ठीक है, जिसके एसिड ऊपर आ रहा है। इसके लिए इनको कोई ख़ास टेस्ट होते हैं, जिसमें एक होता है 24 आवर के लिए उनके मैदे की साबियत मेजर की जाती है,
और इनकी खुराक की नाली की जो मूवमेंट है उसको भी किया जाता है और उसका भी सारा चेक किया जाता है कि उसमें वो मूवमेंट कैसी आ रही है। ठीक है। तो इसके लिए इनको रेफ़र करना चाहिए हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट के पास जी ठीक और है। जहाँ वो ये टेस्ट अरेंज करेंगे और अगर वो टेस्ट शो करें कि इनका एसिड ऊपर आ रहा है तो फिर वो जो ऑपरेशन है इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ऐसा है कि हम इस मौजू पे दोबारा बात करते हैं, वक्फा बिल्कुल होने वाला है चंद सेकंड में, तो हम इस मौजू पे अभी वक्फे के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और ये जो इस्लाम चैनल उर्दू पे सेहत है ज़िंदगी चैनल नंबर 851 पे ये प्रोग्राम हम वक्फे के बाद जारी रखते हैं। और आज के प्रोग्राम के बारे में आपको मैं याद करा दूं कि हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर कामरान कुरैशी साहब, और वो लेप्रोस्कोपिक और इमरजेंसी सर्जन हैं, नॉर्थ पाक हॉस्पिटल लंदन में काम करते हैं, और वो हमारे पास एज ए गेस्ट आए हुए हैं, स्पेशल और एक्सपर्ट गेस्ट। और हम पहले भी उनका शुक्रिया अदा कर चुके हैं, फिर दोबारा शुक्रिया अदा कर देते हैं। और हमारे काफ़ी कॉलर्स ने जो है वो अपने मिसाल के बारे में सवालात किए, तो टेलीफोन नंबर तो आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, लेकिन मैं दोबारा याद करा देता हूँ 0207638767। तो वक्फे से पहले हम एक तनवीर साहब ने एक सवाल किया था, तो उसमें समझता हूँ कि उसमें शायद कोई चंद चीज़ें नामुकम्मल रह गई थी, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने सवाल किया था कि मैदे की वजह से, तेज़ाबीत की वजह से वो लेंज़ोप्रोज़ोल 3 साल से खा रहे हैं, तो पूछे थे अब क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या मैं उस पर लेंज़ोप्रोज़ोल पे क्या मेरी कोई डिपेंडेंस तो नहीं हो गई। तो इस बारे में डॉक्टर साहब से कहेंगे कि मुख्तसरन उनको बता दें कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्योंकि एक और कॉलर भी हैं, तो उनके बारे में प्लीज़ बता दीजिएगा कि उनको कौन सा टेस्ट कराना था उनको। जी, मैं वो तनवीर साहब, जैसे आपने कहा कि आपको मैदे में तेज़ाबियत है और आप 3 साल से लेंज़ोप्राज़ोल खा रहे हैं। लेंज़ोप्राज़ोल से फर्स्ट थिंग कि आपको डिपेंडेंस नहीं है, ये आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब है कि वो आपको फ़ायदा दे रही है, आप इसको ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट तो हर दवाई के होते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, लेकिन बहुत कम हैं। इसलिए आप जब तक आपको जो फ़ायदा दे रही है आप इसको ले सकते हैं। लेकिन चूँकि आप खाना नहीं चाह रहे, आप डिपेंडेंट फील करते हैं, तो बेहतर है, जैसे मैंने कहा, कि अपने डॉक्टर साहब जो आपके जीपी हैं उनके पास दोबारा जाएँ और उनसे कहें कि वो आपको स्पेशलिस्ट को रेफ़र करें, जो कि आपका, जैसे मैं पहले बता रहा था कि 24 आवर का एक टेस्ट होता है जो आपके मैदे की तेज़ाबियत चेक करता है कि जो आपकी खुराक की नाली में एसिड आ रहा है, अगर उसमें वो एक ख़ास मकदार से ज़्यादा है तो आपको ऑपरेशन का फ़ायदा है। फिर आप स्पेशलिस्ट से मिलें और वो आपको उसमें एडवाइस करेंगे। अगर आपकी एंडोस्कोपी 3-4 साल पहले हुई है तो एक नई एंडोस्कोपी कराने में भी कोई हर्ज नहीं है, वो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और स्पेशलिस्ट को फैसला करने में भी आसानी होगी कि आपको क्या एडवाइस देनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप ये प्रोग्राम देखते रहिए और तनवीर साहब आप भी ऑनलाइन रहिए, क्योंकि कई और सवालों के जवाब जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो हमारे पास 2 और कॉलर्स हैं जो लाइन में फर्स्ट थे, तो उनसे हम बात करते हैं। जी प्लीज़ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, जो भाई ने फ़ोन किया था ना कि उसको शुगर है और उसको कॉन्स्टिपेशन है, जी हाँ जी, उसको कहें कि वो चाय में दालचीनी, जो पुलाव वाला मसाला होता ना, जी जी, वो सुन रहे होंगे आपकी बात। हाँ जी, ठीक है जी। वो जो जिसको साक कहते हैं, मतलब लकड़ जैसी होती है, जी जी हाँ जी, वो डालकर पका के चाय पिए और बीच में सौंफ भी डालें थोड़ी सी। चले, ठीक है जी, ठीक है जी। तो शुगर के चाय पीनी है जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे कल्चर में बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लाइफ का हिस्सा है कि जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसन है वहाँ पे हर्बल मेडिसन भी है। हमारे आपने भी कल्चरल कोई ट्राई की हुई हैं, तो ये जो दालचीनी और सौंफ के बारे में बता रही थी, इसके बारे में ट्राई करने में कतई को हर्ज नहीं है और यकीनन इससे फ़ायदा होगा। हमारे पास एक और कॉलर है, प्लीज़ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, सवाल ये है कि बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कि एसिडिटी है या नहीं है,
और कुछ अलामतें इस तरह की होती हैं, खांसी है या इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट बर्निंग नहीं होती, लेकिन इस तरह के मसाइल होते हैं और पता भी नहीं चलता। तो क्या बड़ी बड़ी अलामतें हैं जिनसे पता चल जाए कि एसिडिटी है जी। और लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली करनी चाहिए जिससे एसिडिटी का मसला कंट्रोल हो जाए? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कामरान साहब, ओवर टू यू कि कैसे इसका मामले को हल किया जाए कि एसिडिटी है कि नहीं है। जी, ये एसिडिटी का मसला बहुत कॉमन है। हर बंदा ही एसिडिटी का नाम देता है, लेकिन हमें पता करना है कि उनके सिम्टम्स क्या हैं। जी जी, हाँ। अगर तो हार्ट बर्न हो रहा है या आपकी छाती के नीचे दर्द है, यानी जलन है, कोई जलन है जिसे कहते हैं, वो हो रहा है आपको। तो जलन कहाँ पे होगी? क्या वो सेंटर में होगी, हार्ट की जगह होगी, या मैदे के ऊपर? पूरी जलन उसकी मैं बताया कि बहुत सीवियर हो सकती है। इतनी होती है कि आपको लगता है कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है। इतनी शदीद दर्द भी हो सकती है। ठीक है। वो दर्द आपको ये छाती के बिल्कुल नीचे से लेके छाती के ऊपर तक, आपकी खुराक की नाली जहाँ आपका गला है जहाँ तक आ सकती है। ठीक है। और वो छाती में फैलती भी है दर्द, इस तरह के दोनों साइड पे फैल सकती है। इतना उसका वो शदीद रिएक्शन भी हो सकता है। मरीज और खौफज़दा हो जाते हैं। जी बिल्कुल हो जाते हैं। तो क्या करें, कैसे डिसाइड करें कि क्या करना है? देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को मिलना है। जी ठीक है। और किसी भी, जैसे मैंने कहा कि छाती की किसी भी दर्द को जो कितनी शदीद हो उसको आसान नहीं लेना चाहिए। ठीक है। हमें ये एशियंस में हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो उनको जो भी छाती का दर्द हो उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पे एमरजेंसी जाएं, अगर इतनी शदीद दर्द है तो। ठीक है। और वहाँ जाके अपना चेकअप कराएं। ठीक है। वहाँ ECG हो जाएगी, वो चेक कर लेंगे, बता देंगे कि आपको हार्ट का कम से कम पेन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसको इंडाइजेशन समझ के घर बैठे रहते हैं और उससे तकलीफ बढ़ जाती है। दूसरी रही बात, जैसे उन्होंने पूछा कि लाइफस्टाइल चेंज में क्या है और कैसे पता चले। अगेन, एंडोस्कोपी इज द फर्स्ट टेस्ट। ठीक है। अगर जो पेन है, आपके मैदे की जगह पेन है, तो फर्स्ट टेस्ट एंडोस्कोपी है। तो एंडोस्कोपी कराना, जीपी के पास जाना कोई आसान काम है? वो फौरन रिकमेंड करते हैं कि सिम्टम देख के कि उनको दुश्वारी होगी पेशेंट्स को? देखें, आजकल एंडोस्कोपी की सर्विस बहुत अच्छी हैं। ठीक है। वेटिंग टाइम काफ़ी हद तक कम है और जीपीज जो हैं वो भी डायग्नोसिस चाहते हैं, वो भी उनको एम्पिरिकली ट्रीट नहीं करना चाहते कि सिर्फ दवाइयाँ देते रहें। तो पहला जो स्टेप आपने बताया कि ऐसे मामलात में जिसमें कोई क्या पता, कोई तेजाबियत या कुछ और है, एंडोस्कोपी जी फर्स्ट टेस्ट है। ठीक है। वो आपको उससे काफ़ी सारी आपको मालूमात मिल जाती हैं डॉक्टर को। तो एंडोस्कोपी में क्या नज़र आएगा अगर तेजाबियत है? किस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं उसमें? बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले जब कैमरा आप खुराक की नाली में डालते हैं, आपको वहाँ से एसिड ऊपर आता है, जो एंडोस्कोपिस्ट है उसको आ जाता है नजर कि एसिड ऊपर आ रहा है, तेजाब जो है वो ऊपर आ रहा है। आपको जो से आपने नाम लिया था हाइटिस हर्निया का, ठीक है, वो हाइटिस हर्निया आपको नज़र आ जाता है या नहीं है। फिर आप जाके जब मैदे के अंदर जाते हैं, मैदे की हालत देखते हैं, मैदे की जो लाइनिंग है उसमें कोई वो सोजिश वगैरह तो नहीं है, गैस्ट्राइटिस वगैरह हो सकता है। फिर आप जो स्मॉल बाउल का पास फर्स्ट पार्ट जिसका हम डुडेनम कहते हैं, उसमें जाके देखते हैं, वहाँ पे अल्सर होने का खतरा बहुत होता है। ठीक है। क्योंकि अब जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो ऐसा बहुत कम है। ज़्यादा अल्सर जो होते हैं वो स्मॉल बाउल जो उसको डुडेनम कहते हैं उसमें होते हैं। ठीक है। और फिर उसको यहाँ पर भी हम वो जो एक बैक्टीरिया होता है जिसे H. pylori कहते हैं, ठीक है, वो टेस्ट हो जाता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसे कहते हैं, और उसकी आप एक हफ्ता दवाई खाएंगे तो उसको आपको फाका हो जाता है। तो ये भी काफ़ी कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन है ये। बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब में ये कहने के यकसा कॉमन है। ठीक है। और इसका इलाज बहुत आसान है, लेकिन इसका डायग्नोसिस होने के बाद। ठीक। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि वो भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि अगर हमने एंडोस्कोपी कर ली है, देखा जी कि ये एसिड जो है, तेजाब है, वो ऊपर आ रहा है, सब कुछ हो गया, तो तेजाबियत की दो बातें बताएं कि उसकी वजूहात क्या हैं कि एक इंसान को वो वही खाना खा रहा है, उसको ये तेजाबियत नहीं है, तो इनको तेजाबियत क्यों है? एक तो ये बताएं, तो दूसरा ये बताएं कि तेजाबियत को लेंजोप्राजोल या ओमेप्राजोल के अलावा कम करने के लिए क्या तदाबीर करनी चाहिए? देखिए, जब से जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में रखा गया है कुदरत की तरफ से, अलग तरफ से, उसमें तेजाब प्रोड्यूस होता है। तेजाब तो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका खाना हजम नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसके फ़वाइद भी हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो हम खुराक खाते हैं, जब वो मैदे में जाती है तो वो जो एसिड है वो उसको डाइजेस्टेबल बना देता है, उसको सॉफ्ट कर देता है, इतना सॉफ्ट कि वो हजम हो जाए। ठीक है। अगर एसिड नहीं होगा तो आपका खाना हजम नहीं होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम है। ईद के बाद तो बहुत मजे के खाने खाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सब भी है। लेकिन जब एक नॉर्मल मैकेनिज्म में एसिड आपकी खुराक की नाली में नहीं आता, ठीक है, तो जो नॉर्मल मैकेनिज्म जो डिस्टर्ब होने की वजूहात हैं उनमें यह है, मैंने जैसे पहले बताया, ओबेसिटी है,
ओवरवेट होना, ओवरवेट हो जाते हैं, आपका अगर वजन बढ़ गया है। ठीक है। उसके बाद यह है कि अगर आप के बॉडी में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आपकी डाइट की वजह से, तो उससे इन्फ्लेमेशन जैसे कहते हैं सोजिश हो जाती है मैदे के मुंह पर। ठीक है। और वहाँ से वो जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो इफेक्ट हो जाता है और वो एसिड ऊपर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये बिगिनिंग है, ये आगाज़ है। उसके बाद फिर हाइटस हर्निया बन जाता है कि स्टमक छाती में शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मली हमारा स्टमक जो है वो छाती के अंदर नहीं होता, वो एब्डोमेन में होता है। 2 इंच के करीब वो पेट के अंदर होता है। ठीक है। और जो एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो उसको कंट्रोल करता है, एसिड ऊपर नहीं जाने देता। ठीक है। तो जो एंडोस्कोपी है वो ये बताएगी कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है। अगर वो हाइटस हर्निया है और या एसिडिटी भी है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस कहते हैं, या सोजिश मैदे की आप कह रहे हैं, उसका जो पहला ट्रीटमेंट वही है ओमेप्राजोल, जो लेंसोप्राजोल, जो कि आपका जीपी देगा। ठीक है। और उसके बाद अगर उससे आपके सिम्टम कंट्रोल हो रहे हैं तो उनको लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप साल 2 साल ले 3 साल तक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको फ़ायदा नहीं उनसे हो रहा तो फिर जो फर्दर टेस्ट में पहले आपको बताया कि एसिड मेजरमेंट है और जो आपका खुराक की नाली है उसकी मूवमेंट को मेजर करना होता है, कि जैसे हम कहते हैं कि खुराक की नाली की जो मूवमेंट्स हैं जो उनमें भी कोई ख़राबी आ जाती है, जो उसके पट्टे हैं वो काम नहीं करते सही तरह, तो उसकी अलग दवाइयाँ हैं, उसकी अलग मैनेजमेंट, दैट्स टोटली डिफरेंट मैनेजमेंट। ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों का इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कुछ लोगों को खांसी आती है। ठीक है। खांसी बहुत कॉमन है एसिडिटी की वजह से, जो कि अंडर डायग्नोस्ड है अभी तक। तो हाइटस हर्निया से रिफ्लक्स होता है, जो ऊपर आपका आता है एसिड आता है। एसिड आपकी खुराक की नाली से आपकी सांस की नाली में चला जाता है, वहाँ पे सोज हो जाती है, लोगों की आवाज़ ख़राब हो जाती है, भारी हो जाती है आवाज़। और तो वो समझते कोई चेस्ट प्रॉब्लम है या थ्रोट प्रॉब्लम है, लेकिन असल में एसिड रिफ्लक्स जो है। जी हाँ। तो इसलिए इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, अपने जीपी से मिलें, और अगर उनसे फाका नहीं हो रहा तो स्पेशलिस्ट जो है उस हॉस्पिटल जाकर उससे मिलें और अपने टेस्ट करवाएं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हैं तो हम उनसे बात करते हैं। जी प्लीज बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर साहब का मुझे नाम नहीं जरा समझ आया जी। डॉक्टर कुरैशी बताया था इन्होंने? कामरान कुरैशी। जी हाँ। कामरान कुरैशी, अच्छा जी। मैंने ये पूछना था जी, मैं डायबिटिक हूँ, मेरा नाम शाहिद है जी। शाहिद साहब जी। हाँ जी। जी, और मैं एक मेडिसिन लेता हूँ मेटाफॉर्मिन। जी जी। हाँ जी। जी, उससे थोड़ी सी जी जलन होती है सीने में, तो क्या ये नॉर्मल है या इसके लिए क्या रेमेडी ली जा सकती है? जी डॉक्टर साहब, मेटफॉर्मिन लेते हैं, है डायबिटिक है और लगता है कि बज़ाहिर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और दवाई ले रहे मेटफॉर्मिन से ये गैस्ट्राइटिस हो सकता है? जी, मेटफॉर्मिन से जीआई डिस्टर्बेंस होते हैं जी। अच्छा। वेरी इंपॉर्टेंट जो है, बहुत बड़ी अहम दवाई है शुगर कंट्रोल के लिए, जिस कह रहे कि फर्स्ट लाइन कहते हैं शुगर कंट्रोल के लिए, और बहुत इफेक्टिव है। इससे निज़ाम हज़म के कहने के अपसेट होने के चांसेस हैं। ठीक है। डिपेंड करता है पेशेंट किसको कम किसी को इससे ज़्यादा भी इफेक्ट होता है। लेकिन अगर जो जलन जो कह रहे हैं इसके लिए बेहतर है कि इनकी एंडोस्कोपी होनी चाहिए। ठीक है। और बता कि एंडोस्कोपी के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या डाइट कंट्रोल चाहिए या इनको भी कोई एसिड रिफ्लक्स को प्रिवेंट करने के कोई लेंसोप्राजोल वगैरह चाहिए? जी बिल्कुल। डायबिटिक है तो इसमें जीआई डिसफंक्शन भी इनको होगा, जो निज़ाम हज़म का आम काम है वो उसको डायबिटिक अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है तो उससे वो फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो शाहिद साहब आप लाइन पे रहिएगा, क्योंकि हमारे इसी तरह के सवालात और भी हैं, और भी कॉलर्स हैं, तो मुमकिन है कि अगर किसी चीज़ का जवाब नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास 2 कॉलर्स और हैं, तो हम एक जो कॉलर पहले लाइन में थे उनसे बात करते हैं। जी प्लीज बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्लीज सवाल कीजिए। जी, मैं परवीन लंदन से बात कर रही हूँ। जी जी, बोलिए प्लीज, आपका क्या मसला है, कैसे हम जो है डॉक्टर साहब से को पेश करते हैं आपका सवाल जो है? मुझे काफी अर्से से लूज स्टूल और ब्लीडिंग होती है, तो पता नहीं अब क्या करूँ इसका। सॉरी, कहाँ से ब्लीडिंग होती है? नोज से, स्टूल से? डायरिया होता है। अच्छा, तो उसमें आपका कह रही है कि ब्लीडिंग होती है, और क्या ब्लीडिंग रोजाना होती है या कभी कभी होती है? कभी कभी। तो ये बताएं कि जो ब्लीडिंग जो है, क्या उसमें फ्रेश ब्लड होता है या ओल्ड किस्म का, पुराना क्लॉटेड किस्म का ब्लड होता है, जमा हुआ, किस तरह का होता है? फ्रेश ब्लड। अच्छा, तो इस सिलसिले में सिस्टर आपसे, अगर आप बुरा ना बनाएं तो रफली अपनी एज बताएं क्या है, फिर मैं डॉक्टर साहब को बताता हूँ। 28। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने सवाल जो है वो समझा कि वो जो हमारी सिस्टर है वो पूछ रही है कि वो ब्लीडिंग है और फ्रेश ब्लड है,
और 28 साल उनकी उम्र है कि इसके बारे में क्या उनको एडवाइस करेंगे? देखिए, पखाने के साथ खून आना कोई अच्छी अलामत नहीं है। ठीक है। और ख़ासकर डायरिया के साथ जब पखाने में साथ खून आया तो ये और ज़्यादा उसके बारे में आपको परेशान होना चाहिए, क्योंकि यंग एज में एक चीज़ होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, जैसे आंतों में सोजिश हो जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा खदशा होता है। यंग एज में जो कॉमन चीज़ें हैं वो हेमोराइड्स हैं, जिसे लोग आमतौर पर बवासीर कहते हैं, उससे भी हो सकती है। लेकिन चूंकि उनको डायरिया हो रहा है, हमें कॉज पता नहीं है, क्या है पता नहीं है, लेकिन है कि जो स्टेप आप बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनको फौरी तौर पे अपने जीपी के पास जाना चाहिए। ठीक है। और वो उनको एग्जामिन करेंगे और अगर उन्हें महसूस होगा तो आई एम श्योर कि वो उनको रेफर करेंगे एंडोस्कोपी के लिए। ठीक है। क्योंकि यंग एज है, फीमेल हैं, तो मेरे ख्याल में इनको अपनी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के लिए एंडोस्कोपी कराने की ज़रूरत है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जाके जीपी को दिखाना चाहिए। और यह है कि डायरिया की ड्यूरेशन कितनी है और कब से हो रहा है, इस बात का जैसे कहते हैं इन्फेक्टिव डायरिया, जो किसी इन्फेक्शन से हो जाता है डायरिया, उसमें भी ब्लीडिंग का खतरा होता है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि चाहे जीपी से मिलें, इनकी वो ट्रैवल हिस्ट्री लेंगे, कहीं ये बाहर गई हैं, कहीं से वो बाहर से कोई खाना खाया है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए इसकी कंप्लीट इनकी हिस्ट्री चाहिए। और बेस्ट चीज़ है कि आप जीपी से जाकर मशवरा करें। डॉक्टर साहब, हमारे पास और भी कॉलर्स हैं, उससे पहले कि मैं एक और कॉल लूँ, ये बताएं कि जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जिसको हम कहते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, ये हमारे एशियंस में कितनी कॉमन है? हमने ये सुना था कि ये तो वेस्टर्न लोगों में, कॉकेशियन में ज़्यादा कॉमन है, हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है। जी, फॉर्चुनेटली अभी भी ये एशियंस में कम है, लेकिन जब हमने ये इमिग्रेशन की है, जो लोग अपने ज़ाती जो इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका से जहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आके उनको वही एनवायरनमेंट मिले, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर भी है। ठीक है। तो जो नई जनरेशन उनमें जी है, बिल्कुल। और कहा जाता है कि चूँकि वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं अर्ली एज से, तो आपको जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उससे आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्योंकि इसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ ही काम कर रहा होता है। ठीक है। सो उसके चांसेस ज़रा वहाँ पे कम हैं, इंडिया या पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, एशियन मुल्क, जिनमें इस तरह से कम है। लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ आने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन तो कम होते हैं, लेकिन थर्ड सेकंड जनरेशन में वही बीमारियाँ जो यहाँ पे कॉमन है वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हाई सस्पिशन रखना चाहिए अगर किसी यंग पर्सन में इस तरह ब्लीडिंग के साथ हो रहा है तो। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सिस्टर, ऐसा है कि डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी जो वजूहात हैं या वजह को मालूम करना लाजिम है, बगैर वजह मालूम किए उसका इलाज करना भी मुनासिब नहीं। तो डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि फ़लाँ वजूहात हो सकती हैं, प्लीज़ अपने जीपी को रजू करें और अर्जेंटली रजू करें जाके। तो हमारे पास 2-3 और कॉलर्स हैं, हम और कॉल लेते हैं। जी प्लीज़ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके प्लीज़ टीवी की आवाज़ ज़रा बंद कर दीजिएगा और फिर बोलिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो आपकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा एको है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ टीवी अपने पीछे बंद कर दें या उसकी, या दोबारा कॉल कर लें। तो नेक्स्ट कॉलर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बोलिए प्लीज़। हाँ जी, मेरी एक बच्ची, उसकी उम्र 10 इयर्स ओल्ड है, लड़का। जी, तो उसके नाक बहुत नक्सीर खून आता है ना, ब्लड आता है और क्लॉट्स भी बहुत दफा आते हैं। अच्छा। और उसके बहुत ज्यादा, जी, उसके बारे में कोई बताया? हेल्दी है, काफी मोटा भी है। अच्छा, बाकी और तो कोई बीमारी नहीं है? कोई नहीं, शुगर की, आर्थराइटिस की, हार्ट की? अभी वेट है। अच्छा, ठीक है। तो वो 10 साल का बच्चा है उसका। और दूसरी बात ये है कि उसी की बहन है, वो भी काफी हेल्दी है, मोटी है, तो उसका खारिश आती सारी जिस्म पे, बॉडी पे खारिश। और उसका जो है ना लिकोरिया, छोटी सी बच्ची को, मतलब 12 इयर्स ओल्ड है, बहुत 12 साल की है। जी, अच्छा जी। तो उसको लिकोरिया है। प्लीज कुछ बता सकते हैं तो बता दें प्लीज। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, ये चूँकि बेसिकली तो सर्जरी का ये हमारा स्पेशल था, तो बीच में ये बच्चों का आ गया, तो क्या आप इसके बारे में कोई बात बताना चाहेंगे कि ये जीपी को रेफर करें? जी, इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि दोनों ही जो ये बच्चे हैं उनको ये जो कंप्लेन हो रही है, एक नाक से खून बहता है और दूसरे को पूरे बॉडी पे खारिश है और उनको वैसे भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं, तो इससे बेहतर यह है कि जीपी के पास जाएं, फिर वो आगे एडवाइस करें। अगर एक कोई ENT वाले को दिखाएं और दूसरे जो है उनको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना, अगर जीपी मुनासिब समझें तो फिर उनको दिखा लेंगे। लेकिन उनको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और अगर वहाँ से हेल्प नहीं हो रही, वहाँ से आराम नहीं आ रहा, तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करके स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ठीक है।
और वो हारिज के लिए स्किन जो स्किन के जो माहिरीन हैं उनके पास, जी, और स्किन ब्लड टेस्ट भी होंगे। जी, बिल्कुल, और ब्लड डॉक्टर टेस्ट में भी काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। जीपीयू करने से कोई डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई और किस तरह का कोई मामला तो नहीं है। जी बिल्कुल। और जाहिर है बच्चों की खुराक के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बार बार हम जिक्र करते हैं कि अच्छी सेहत के लिए काफ़ी जो प्रिंसिपल जो असूल हैं उसमें ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो डाइट का ख्याल रखें, और बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस फूड जो है जिसमें शुगर है, क्रिस्प्स हैं, इस तरह चीज़ें जो हैं वो उनसे परहेज़ करें। तो ये जो मामला है आप इसको यकीनन अपने जीपी के पास प्लीज़ जाएं, उनके पास डाइटिशियंस भी होंगे, उसके पास वो रेफ़र करने का जो है वो सिलसिला भी होगा। और नेशनल हेल्थ सर्विस में बेशक चीज़ें कुछ स्लो हैं, लेकिन सारी किस्म की स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं, तो प्लीज़ उनको रुजू कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 57 है। उसके बाएं बाजू में दर्द है, बाएं बाजू में। जी जी। लेकिन 2 दिन हुए उसके चेस्ट में भी थोड़ा सा दर्द था, लेकिन अब चेस्ट का दर्द खत्म हो गया है, लेकिन बाजू अभी भी वो है, पेनफुल है, लेफ्ट बाजू। तो उनको और कोई दिल का प्रॉब्लम तो नहीं है? उनको तो कोई दिल का प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। कोई मेडिसिन तो नहीं खा रही कोई? नहीं, वो ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाती है और कोई नहीं। लेकिन वो जो काम बहुत करती है, घर का काम बहुत ज्यादा करती है। तो जो दर्द है लेफ्ट बाजू में, छाती में तो नहीं है? छाती में थोड़ी सी दर्द हुई थी एक दिन, लेकिन वो ठीक हो गई है। डॉक्टर साहब को बोलें कोई A&E वगैरह गए हैं कि नहीं गए? क्या आपने कहीं जाके इनका मुआयना कराया है, डॉक्टर के पास गए हैं? नहीं, वो उसने हॉस्पिटल गई है, उसने एंडोस्कोपी मेरे ख्याल कराई है उसने, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अपने जीप के पास जाओ। अच्छा, तो फिर आप, मेरा मशवरा यह है कि दोबारा अपने डॉक्टर जो आपके जीपी हैं जी जी उनके पास जाएं और उनसे मिलें और उनसे मजीद हदायत इस बारे में लें। और ब्लड टेस्ट करेंगे, वो ब्लड टेस्ट करेंगे। जी यकीनन, अगर ज़रूरत होगी तो वो इनका ब्लड टेस्ट भी करेंगे। अच्छा। और अगर किसी और टेस्ट की ज़रूरत होगी तो वो भी इंशाल्लाह वही आपको एडवाइस करेंगे। आप बेहतर यह है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बनवाएं और उनसे जाके मिलें। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और छाती के मामले में कोई भी कोई दर्द हो, बेशक वो स्टमक से आ रही हो, तो आई थिंक 40 साल की उम्र के बाद जो सारे ECG भी करते हैं, यकीनन। और आई थिंक सारा जो है ये एक पूरा बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होना चाहिए। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, ECG है, मुमकिन वो चेस्ट एक्सरे भी कर लें। जी बिल्कुल। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जीपी के पास इंसान को बार बार जाना पड़ता है। एक दफ़ा जाए तो मुमकिन है वो कहें कि कुछ नहीं है, तो अगर सिम्टम्स परसिस्ट करें तो ये सब को एडवाइस है, और हमें शुरू से हम कर रहे हैं कि अगर जो सिम्टम्स हैं, अलामात जो हैं, अगर वो मुस्तकिल हैं तो आप उसके बारे में ज़रूर रुजू करें जीपी के पास। तो हमारा जो नेक्स्ट जो वक्फा है उसमें कोई 3 मिनट रह गए हैं, तो हमारे पास 2 कॉलर्स, हम कोशिश करते हैं कि दोनों को जवाब दें। अगर ना दे सके तो कम से कम एक का तो हम जो है वो सवाल पता करते हैं। तो प्लीज़ बोलिए, वरना वक्फे के बाद फिर देख लें। हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो पहला तो मेरी बेटी के मतलब है, 5 साल की मेरी बेटी है। जी जी बोलिए। वो जब खाना खाती है, थोड़ा सा खाना नहीं खाती। पहली बात तो ये कि वो प्रॉपर खाना नहीं खाती, बहुत फंसी है खाने के मामले में। लेकिन जब वो खाना शुरू करती है तो 2-3 वाले लेके तो वो कहती है मुझे बाथरूम जाना है, तो उसके बाद वो टॉयलेट यूज करती है, लेकिन उसके बाद खाना नहीं खाती। वो खाना बहुत ही थोड़ा खाती है। उसके जीपी के पास भी 2-4 दफा लेके गए हैं, लेकिन वो कोई प्रॉपर उसका नहीं कुछ भी वो जवाब देते हैं। और उसका वो वजन भी उसका बहुत कम है, अपनी एज अप्रोप्रिएट नहीं है उसका वेट। तो उसके बारे में एक तो हमें मशवरा दीजिएगा प्लीज कि क्या उसका करना चाहिए कि वो प्रॉपर खाना शुरू कर दे। 5 साल उसकी उम्र है। 5 साल की उम्र है जी डॉक्टर साहब। और सेकेंडली मेरा अपना है कि मुझे एक और प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें उन्होंने वो स्कैन किया था तो पता चला था कि मुझे 1 सेंटीमीटर गॉल स्टोन भी है। जी जी। तो उसका मैंने पूछना था कि उसको मतलब अभी मैं 36 ईयर ओल्ड हूँ, अभी हमें ट्रीट उसका कुछ कर लेना चाहिए, लेटर एज में जाके फर्दर कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या कि जब तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता हमें उसको नहीं टच करना चाहिए, कुछ भी नहीं उसके बारे में करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया जी। ऐसा है कि हमारे पास चूंकि वक्फे में सिर्फ कोई 90 सेकंड रह गए, डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि बच्चे के मामले में तो हम बाद में वक्फे के बाद बताएंगे, आप गॉलस्टोन के बारे में बताएंगे। बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया कि वो डायग्नोज हो गया अल्ट्रासाउंड जी। जहाँ तक आपके गॉलस्टोन का तल्लक है, अगर तो आपको उसकी दर्द है, अगर आप कोई अंडा या कोई डॉक्टर साहब सॉरी माजरत चाहता हूँ, ऐसा करते हैं कि एक और कॉलर हैं, हम दोनों के सवालात ले लेते हैं,
तो फिर हम उनको वक्फे के बाद जवाब जी, देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलर प्लीज, ये प्लीज। यस प्लीज, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, हाँ जी, मैंने होल्ड पे रखा था। मैंने पूछना है कि मुझे ओवर एक्टिव थायराइड है ना, जी जी, और हाँ जी। टैबलेट मैं ले रही हूँ, पर जब मैं खाना खाता जी कुछ नहीं होता। सुबह मुझे 2-3 बार टॉयलेट जाना पड़ता है जब भी खाना खाती हूँ। तो ओवर एक्टिव थायराइड जो है, तो कौन सी दवाई उसके लिए ले रही हैं आप? उन्होंने मुझे दी है 10 mg की 2 गोलियां, 5 mg। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि आप प्लीज़ लाइन पे रहिए, आप भी, और हमारे पहले जो कॉलर हैं वो भी लाइन पे रहिए। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 सेकंड रह गए हैं कि वो वक्फा जो है वो आने वाला है। तो ये 2 सवालात हैं, हम वक्फे के बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह इनका जवाब देंगे। एक तो है कि छोटे बच्चे के बारे में सवाल है, एक गॉल ब्लैडर में एक स्टोन है, तो उसके बारे में क्या एक्शन उन्हें करना है। तीसरा, जो सिस्टर ने कहा कि उनका हाइपर थायराइड जो है, थायराइडिज्म जो है, तो उसके लिए जो है वो दवाई ले रही हैं, और तो उसमें क्या है। तो जो ही वक्फे के बाद आते हैं, प्लीज़ लाइन पे रहिएगा, हम आपके इन सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर कामरान साहब इधर ही हैं, तो वक्फे के बाद मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में सेहत है ज़िंदगी, इस्लाम चैनल उर्दू चैनल नंबर 851। तो ये प्रोग्राम आपको याद होगा कि पहले बुध को होता था, फिर हमने इसको सोमवार और मंडे को शिफ्ट किया। तो अभी ये मुस्तकबिल में हमें उम्मीद है कि ये एतवार को, संडे को हुआ करेगा 11:30 से लेके 1 बजे तक। तो आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कामरान कुरैशी। ये कंसल्टेंट सर्जन है, लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, इमरजेंसी सर्जन है, लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छे जो सवालात हैं, लोगों के मसाइल हैं, वो हमारा उससे जो है वो जवाब दे रहे हैं। तो हमारे जो वक्फे से पहले 3 सवाल थे, एक 2 बच्चों के बारे में थे, एक गॉल ब्लैडर के बारे में, पित्ते के स्टोन के बारे में था, तो एक जो था वो थायराइड के बारे में था। तो प्लीज़, वो वक्फे से पहले हम जवाब नहीं दे सके थे, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो उन्होंने जो बात की छोटी बच्ची की, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि बच्चों के साथ आपको बहुत ही नरमी और एहतियात से रहना होता है। वो बच्चे बहुत चूज़ी हैं खाना के मामले में, कभी उनका दिल करता है वो खाते हैं, या नहीं करता तो वो उनका अपनी टाइमिंग है, अपनी पसंद है। तो आप जितना भी ज़्यादा उसको टाइम दें, उनकी पसंद का खाना दें, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर खाएँगे। दूसरी बात है कि आपको फ़ौरन अपने जीपी से भी बात करनी चाहिए कि कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जिसकी वजह से वो बच्चा खाना नहीं खा रहा। वो आपको बच्चों के माहिरीन के पास भेज सकते हैं, जिससे आपको मज़ीद हदायत या एडवाइस मिल सकती है। जहाँ तक आपके गाल स्टोन का तल्लक है, तो गाल स्टोन का ऑपरेशन ही होता है, लेकिन उस सूरत में जब वो आपको तकलीफ़ दे रहे हों। तकलीफ़ से मुराद है कि अगर आप कोई घी वाली चीज़ खाएं, या जैसे कोई पराठा खाएं, अंडा खाएं, ऑमलेट, या कोई पिज़्ज़ा खाएं चीज़ वाला, तो अगर उससे आपको दर्द है या इंडाइजेशन होती है, या आपको बहुत ज़्यादा डकार आने शुरू हो जाते हैं, तो इस सूरत में आपको सर्जन को देखना चाहिए और वो आपको एडवाइस दे सकते हैं। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन की होल होता है, और आप यूजली उसी दिन अपने घर वापस चले जाते हैं ऑपरेशन करा के। इसकी कोई ख़ास एहतियात भी नहीं है और कोई ख़ास खुराक भी नहीं है ऑपरेशन के बाद। तीसरी वो थायराइड था कि हाइपरथायराइडिज्म है उनको, और वो कार्बेमेज़ोल मोस्ट लाइकली 10 मिलीग्राम वो ले रही हैं। हाँ जी, वो कार्बेमेज़ोल ही ले रही हैं। थायराइड की एक्टिविटी आपके निज़ाम हज़म पे डायरेक्ट असर डालती है। अगर आपका थायराइड कम कर रहा हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और अगर आपका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है तो उससे आपको डायरिया हो जाता है, और आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। ये काफ़ी सीरियस मामला है, इसलिए यकीनन आप डॉक्टर को देख रही हैं। अगर आपको दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप उनको दोबारा मिलिए और उनसे सर्जरी के बारे में, या इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है जिसको रेडियो आयोडीन कहते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कीजिए, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है और आपके लिए ज़रूरी भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताएं कि जैसे आपके वो इंट्रोडक्शन में मैं कहा कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो ये सवाल बहुत से लोग मेरे से भी पूछते हैं, लेकिन खुशकिस्मती कि आज आप इधर हैं एज एन एक्सपर्ट। तो लोग पूछते हैं, क्योंकि पुराना तो यही कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी ने कोई सर्जरी या ऑपरेशन करना है तो आप उसका वो जगह से खोल देंगे उसको। जी। तो
आजकल नया हम सुन रहे हैं कि हमें बड़ा ऑपरेशन पेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं पे आसपास के छोटे छोटे 2 होल करके एक में से कैमरा डाल देंगे, एक में से इंस्ट्रूमेंट डाल देंगे, एक में वो कैंची डाल देंगे। तो ये ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी की जो एडवांसमेंट है ये क्या चीज़ है, और फ्यूचर में आप क्या देखते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है क्या ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो ओपन सर्जरी ख़त्म होती जाएगी, और इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए फॉर्चुनेटली जैसे गॉल ब्लैडर का केस है, अगर आपने कहा कि वो लेप्रोस्कोपी को, अगर किसी पेशेंट को चॉइस दी जाए कि जी आपने ओपन कराना है कि लेप्रोस्कोपी, तो कौन सा कराएंगे? देखिए अब फॉर्चुनेटली साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने और स्किल ने बहुत एडवांसमेंट हो गई है। जी जी। अब जो सर्जरी का जो वे फॉरवर्ड है, या कहें जो फ्यूचर है सर्जरी का, वो तकरीबन किसी भी सर्जरी में अब की होल ही है। ठीक है। अब ऑर्थोपेडिक में की होल सर्जरी होती है आपके जॉइंट्स की। ठीक है। पेट के तो तकरीबन तमाम ऑपरेशन ही आप की होल सर्जरी से होते हैं, यानी कि पेट खोलना नहीं पड़ता। मोस्ट कहने के मेजोरिटी ऑफ केसेस में पेट खोलना नहीं पड़ता। ठीक है। और कभी अगर खोलना पड़ता है तो या तो वो शदीद इमरजेंसी होती है या वो की होल से पॉसिबल नहीं होता। वो छोटा सा होल बना लेती है तो वहाँ से वो इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, कैमरा डालते हैं। की होल होता है कि 5 मिलीमीटर के या 10 मिलीमीटर के होल होते हैं, 3 से 4 होल होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। ठीक है। एक दो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन उससे यह है कि आपकी रिकवरी में एक कहने के एक उसमें एक इनकलाबी है ये कदम है। आप अगले दिन ही आप चल रहे होते हैं, आप आराम से बैठे हैं, आप अपने काम पे वापस जल्दी जा सकते हैं, आप फैमिली को जल्दी टाइम दे सकते हैं। अगर आपके बिजनेस करते हैं तो अपना बिजनेस टेकअप जल्दी कर सकते हैं, रादर दैन जैसे कि पहले होता था कि आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया तो 4 दिन हफ्ता आप 4 पैसे उठ नहीं सकते। अपेंडिक्स का ऑपरेशन की होल से होता है, 2-3 दिन बाद में मरीज अपना नॉर्मल जो डेली एक्टिविटी है वो कर रहे होते हैं। तो की होल सर्जरी इज़ ए फ्यूचर। ठीक है। और अब जो फर्दर एडवांसमेंट आ रही है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी भी अब आ रही है आगे, उससे भी और ज़्यादा फायदे होंगे लोगों को। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जो हैं, जो कि हम की होल से हमें उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनको करने में भी आसानी होगी। ठीक है। सो नो डाउट अबाउट इट कि अगर आपके पास ऑप्शन है, जैसे ये गॉल ब्लैडर का आपने एग्जांपल दी, तो आजकल मोर देन 95% ऑपरेशन जो हैं वो की होल सर्जरी से ही होते हैं। ठीक है। और अगर कोई ऑपरेशन को हमें गॉल ब्लैडर का ट्रेडिशनली करना पड़ता है, उसमें या तो कोई ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन होती है या सर्जरी के दौरान कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि पेशेंट सेफ्टी के लिए हमें वो ओपन ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन नो डाउट अबाउट इट की होल सर्जरी इज़ ए रेवोल्यूशन। ठीक है। तो ये की होल सर्जरी में जैसे मुझे याद है कि ओपन सर्जरी में जब हम देखा करते थे तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड होता था, कहीं भी आपने वो डक्ट को क्लैंप करना है, किसी को आपने आर्टरी को क्लैंप करना है, किसी जगह वेन को क्लैंप करना है, तो ये छोटा सा होल करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी का पित्ता या गॉल ब्लैडर निकाला है तो उनको कैसे बंद करते हैं? उनको क्लैंप करते हैं या कॉटराइज करते हैं? वो जो आर्टरीज हैं, वो मोबाइल डक्ट है, वो क्या करेंगे उसको? देखिए अब जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ही तरक्की हो गई है, तो उसके लिए हमें की होल सर्जरी के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट भी वही अवेलेबल हैं अब। अच्छा ठीक है। जब हम अंदर जाते हैं तो हम उसको क्लिप लगाते हैं, हमारे पास करंट है, जैसे हम कॉटरी कहते हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड हार्मोनिक स्कैल्पर्स हैं, जैसे हम हीलिंग वो कट भी करते हैं और साथ में ब्लीडिंग भी स्टॉप हो जाती है। सो इंस्ट्रूमेंट तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिससे हम ये सब करते हैं और ये बहुत सेफ़ है। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये ओपन सर्जरी से भी ज़्यादा सेफ है। ठीक है। यानी कि बेशक पित्ते का मामला हो, गॉल ब्लैडर का मामला हो, किडनी स्टोन्स का मामला हो, तो ये की होल सर्जरी से ये सारे मामला जो हैं सारे रिजॉल्व हो जाते हैं और बड़ी सेफ प्रोसीजर है और यही बेहतर है रादन के ओपन कराने से। ये सिर्फ ये नहीं, आप जो बाउल कैंसर्स हैं, अच्छा, जिनमें वो हमें बहुत देर तक अभी कहने के कोई पीछे 10 साल पहले हमें ओपन ही करना पड़ता था, लेकिन अब ये भी कॉमन की होल ऑपरेशन है। जो बाउल कैंसर्स है वो भी की होल से होता है। इससे पेशेंट को एंड ऑफ द डे हमारा काम जो है, जो हमारा एम है, वो है पेशेंट की अच्छी निगहदाश्त और पेशेंट को कम से कम ट्रामा हो और पेशेंट कम से कम टाइम में रिकवरी हो और उनको अपनी फैमिली को, अपने काम को वापस जाने के लिए ज़्यादा देर ना लगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है जी, प्लीज़ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Stephen. I'm from London. जी, yeah, please say. I want to speak to Dr. Kamran. My auntie has a keyhole operation. How long will she stay in the hospital? Can you say the keyhole surgery? Which part of the body? You're talking of gallbladder or kidney? Stones in gallbladder. So you're saying she is going to have a keyhole surgery soon?
Yeah, and how long will she stay in hospital? Do you understand Urdu? जी. Okay, so we'll take your question. We'll ask Dr. Saab to please reply in Urdu because हमारा जो प्रोग्राम है ये उर्दू में है. तो तो 3 कॉलर और भी हैं, प्लीज इनको जरा बता दीजिएगा. हसीब, थैंक यू वेरी मच. जो आपकी आंटी हैं उनका ऑपरेशन जो पित्ते का सर्जरी आपने करवानी है तो वो नॉर्मली वो उसी दिन घर आ जाएंगी और अगर रहना पड़े तो शायद 1 दिन और ज़्यादा रहेंगी. तो इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन नॉर्मली और वो बिल्कुल ठीक ऑपरेशन हो जाएगा उनका. नेक्स्ट कॉलर प्लीज. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. Can I ask my question in English, please? Yes, please go ahead. That's fine. Yeah. I just like to know, my son is autistic. He can't speak, and then he has a very high temperature. He's vomiting, and how do I know if it is ear, throat, or stomach related? Because his ear seems okay, his throat seems okay, but he's very floppy and unwell. How do I know if there is any problem in his stomach somehow? Okay, and how old is he? He's 18. 18 years. Yes, but he can't speak. He's autistic. Right, okay. So I can't tell where is hurting. How do I could possibly know if he has a tummy problem or any other related issue? Thank you very much. डॉक्टर साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए ये इससे कोई चैलेंजिंग ये बात है क्योंकि एक मरीज़ आपको बता नहीं सकता, लेकिन ज़ाहिर उनको टेम्परेचर हो रहा है और वो तकलीफ़ में होंगे. तो इसका बेस्ट हेल्थ तो यह है कि फ़ौरन जीपी के पास जाया जाए जो उनको एग्जामिन करें, जो स्पेसिफिक साइन जो हैं वो उनको देखें. क्या क्योंकि अपेंडिक्स भी हो सकता है, उससे हाई टेम्परेचर होता है और पेट में दर्द भी होता है साथ. तो जीपी ब्लड टेस्ट कर सकता है, फौरन पता चल सकता है कि अगर व्हाइट सेल काउंट हाई है. अगर ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे तो उनको सस्पिशन होगा तो उनको हॉस्पिटल भेज देंगे. ठीक है. अगर उनका वो जो है कान एग्जामिन करेंगे, ठीक है, उनके पास वो कान एग्जामिन करने का आला होता है, वो देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. कान की इन्फेक्शन बच्चों को हो सकती है उनको, और वो उससे भी टेम्परेचर होता है. थ्रोट एग्जामिन करेंगे, थ्रोट से भी एग्जामिन होता है, उससे पेट का दर्द भी होता है और थ्रोट में इन्फ्लेमेशन जब वो सोजिश हो जाए तो वो ये बिल्कुल उनमें ये अलामत होती हैं. तो मेरी उनसे ये एडवाइस होगी कि अगर अभी ये सिम्टम्स हैं तो उनको फौरी तौर पे या तो जीपी से मिलें और या फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं बच्चे को, क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस. जी, क्योंकि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए बेहतर है कि वो जीपी के पास जाएं. तो वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करेंगे, उनके यूरिन टेस्ट करें, ब्लड टेस्ट करें, ताकि पता चले कि इन्फेक्शन है कहाँ है. तो जब तक ये सारे टेस्ट नहीं होंगे तो इन्फेक्शन का फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा. जी, बहुत मुश्किल है. मेरी अपनी फैमिली में मेरे हैं, हमारे भतीजे हैं, उनको भी यही है. तो उसके लिए भी हम जब हो मसला तो फ़ौरन हम डॉक्टर को दिखाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कॉलर प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, प्लीज़ बोलिए. Hello. Hello. Yes, we can hear you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I wanted to ask the question to the doctor about my wife. जी, please, yeah. She has been diagnosed with diabetes. जी. She's been taking metformin. She's been taking this tablet called Galicide tablet, and she has been tested by the blood test. And the doctor found that she's got the blood test was showing about 9, and she referred it to her in a hospital. And in hospital they give her Foxina 10 milligram tablets. Sorry, tablet, what happened that she has started losing weight. She lost around about 3 stones she lost around about 2 stones in less than 3 months. At the moment she is feeling very lousy, and her regular blood test, what she carries out in the morning, is between 5.7 and 7 point. Okay, please. Can you be able to tell me why she is feeling so low at the moment? Please stay on the line, because let's sort of recap that what is an issue. The doctor साहब ये इशू जो कह रहे हैं कि डायबिटीज़ है जी, और कोई इन्फेक्शन की मुझे समझ नहीं आई, लेकिन कोई वेट लॉस है जी. तो सो द मेन प्रॉब्लम यू आर सेइंग कि इसमें डायबिटीज़ है जो कि कंट्रोल्ड है, मेटफॉर्मिन ले रही हैं और उनका वेट लॉस हो रहा है. इज दैट राइट? हेलो, आर यू स्टिल ऑन द लाइन प्लीज? I'm still on the line. She's been given another tablet called
We will not understood the name of the tablet. Can you please tell us the name of the tablet? FORXIGA 10 milligram tablets. Do we know what is that? I can't. तो ऐसा है कि this may be a trade name. So can you find there is a generic name of the tablet? We will certainly understand. In national. I mean, there is another name also. It says DAPAGLIF FLOZIN. Do we know what this tablet is? अब मैं इस वक्त नहीं इसको कोई नाम बना पड़ा, लाइन इज बैड एज वेल समझने, लेकिन अगर उनका वेट लूज हो रहा है आई विल टेक दैट सीरियसली। ठीक है। डायबिटीज़ में वज़न कम होता है मरीजों का, वो भी अनकंट्रोल डायबिटीज़ में ज़्यादा वज़न कम होता है उनका। आदत उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, और अगर डायबिटीज़ कंट्रोल है और वेट इतना ग्रोस लॉस हो रहा है जो कि 3 स्टोन कह रहे हैं कि एक महीने में कहा है शायद। जी हाँ जी, हाँ जी। तो इससे सीरियस थिंग, इनको फौरी तौर पे अपने जीपी को दोबारा मिले, उनको बताएं कि इतना ग्रोस वेट लॉस है, इनका इन्वेस्टिगेशन होगी, इनका सीटी स्कैन हो सकता है, एंडोस्कोपी हो सकती है, जो कि पता चले क्या ये सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से है या कुछ और भी है साथ। तो आई थिंक इससे वेरी सीरियस इशू, इससे ग्रोस वेट लॉस। हाँ, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी एक बीमारी है कि जिसके साथ बाकी एसोसिएटेड जो सिंड्रोम्स हैं, बाकी और जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इससे जो इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट होता है, क़ुव्वत मदाफ़त जो है। तो we were not been able to understand fully the question and the name of the tablet. We apologize for that. तो लेकिन यह है कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इसके मामले में जहाँ वेट लॉस इतना ज़्यादा सीरियस है तो उसमें यकीनन आपको जीपी के पास जाना चाहिए ताकि उसको इन्वेस्टिगेट करें। नेक्स्ट कॉलर प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। नहीं माशाल्लाह, प्रोग्राम जो है ना बहुत इंफॉर्मेटिव जो है, बहुत अच्छा जो है जी, बहुत शुक्रिया जी। और मुझे लगता है कि सारा मेरा प्रोग्राम है। मुझे भी डायबिटीज है। अच्छा जी। तो मुझे ये पता करना है कि डायबिटीज कितनी हद तक 500 वाली खानी चाहिए या कितनी हद तक ज्यादा खानी चाहिए। वो जो मीटर डॉक्टर ने दिया हुआ है चेक करने के लिए, किसी वक्त 6 होती है, किसी वक्त 8 पॉइंट भी हो जाती है, 8 के ऊपर भी हो जाती है। तो कितनी हद तक 500 वाली लेनी चाहिए या कितनी हद तक उससे ज्यादा करनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर भी है साथ, ब्लड प्रेशर वाली भी उन्होंने दी है, मेलेडोपिन जो है। जी जी। तो इसके साथ इसका थोड़ी सी मुझे गाइडेंस चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब वो जो है वो पूछ रही हैं कि जो इसमें लेवल देखना पड़ेगा जी, कि शुगर के हर जीपी जो है वो आपको बताता है स्पेशलिस्ट कि आप इस लेवल के अंदर रहें। कौन लोगों के जो इनकी इंसुलिन डिपेंडेंस होती है वो कहते हैं जी 11 से ऊपर मत जाएं और 5 से नीचे मत आएं लेवल जो शुगर का है। जो लोग टैबलेट्स लेते हैं, जैसे ये इनका टैबलेट्स का है, टाइप 2 लगती है डायबिटीज़, तो इसमें इनको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि इनका जो ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या समझते हैं आप, 9 से ऊपर ना जाए या 10 से ऊपर ना जाए। तो ये उसके एज लॉन्ग उसके अंदर रहें, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इंसान कहे जी मैं हमेशा 5 पे रहूं या 6 पे रहूं, एक रेंज होती है। बिल्कुल। तो 5 से लेके अगर 8 तक या 9 तक रहें तो उसमें जो टैबलेट्स हैं वो 500 मिलीग्राम अगर आपको सूट करती है उस रेंज के लिए तो वो ले सकती हैं। अगर वो उस एक खास लेवल से बढ़ जाए तो फिर टैबलेट की जो डोज है वो बढ़ाई जा सकती है। जी, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि इनका शुगर लेवल जितना भी कांस्टेंट रह सके एक रेंज में, वो अच्छा है इनके लिए। सो बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपको जो आपकी जीपी के पास डायबिटिक नर्स होती हैं वहाँ पे आप उनसे मिलें और उनसे एक मुकम्मल चार्ट बनवाएं जिसमें आपकी खुराक का चार्ट हो और जिसमें एक चार्ट हो कि आपको कितनी ब्लड शुगर आप चेक करें तो आपने कौन सी दवाई कब खानी है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये कॉन्स्टेंट आपकी एजुकेशन है और आपकी पार्टिसिपेशन है इसमें। जितना ज़्यादा आपको इसको अच्छी तरह मैनेज करेंगी और अपने आप को इस बारे में एजुकेट करेंगी, आपके लिए इसको कंट्रोल करना और आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। सो मेरा मशवरा यह है कि आप फौरी तौर पर जीपी के पास जो डायबिटिक नर्स है उनके पास जाएँ और उनसे मिलें और वहाँ से मज़ीद इस बारे में एडवाइस लें। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हमारे पास 3-4 कॉलर और हैं और टाइम हमारे पास को ज़्यादा नहीं, कुछ 10 मिनट के करीब रह गए हैं, तो प्लीज़ बोलिए प्लीज़। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अली बात कर रहा हूँ न्यू कासल से। मैंने डॉक्टर कामरान साहब से पूछना था। जी जी। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको गॉल स्टोन की हिस्ट्री होती है। जी हाँ जी।
उसके बाद मतलब वो सिम्टम्स तो सेटल होते हैं, वो कहते हैं जीपी इनको ऐसे ट्रीट करेंगे, जब ज्यादा सिम्टम बढ़ेंगे तो फिर इनका पित्ते का ऑपरेशन करेंगे। लेकिन वही पेशेंट अगर कभी इमरजेंसी में एडमिट होते हैं, फिर बुखार के साथ, टेम्परेचर और पेन के साथ, गॉल स्टोन के, तो वो उनको अगर डायग्नोज हो जाते हैं इन्फेक्शन जैसे कोलिसिस्टाइटिस, तो पूछना था कि उस वक्त ये डॉक्टर साहब कैसे ट्रीट करते हैं उनको, और अगर ऑपरेशन करना हो तो कितनी जल्दी होना चाहिए, और अगर ऑपरेशन ना करे तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया जी, आप प्लीज लाइन पे रहिएगा, हमारे पास चूंकि टाइम कम है और कॉलर्स भी हैं तो हम इसका मुख्तसर डॉक्टर साहब से कहते हैं जवाब दें प्लीज, ये तो आपकी स्पेशलिटी है। जी आइडली स्पीकिंग, अगर कोई बंदा पेशेंट जो दाखिल होता है गॉल ब्लैडर की इन्फेक्शन के साथ और बुखार भी उसको है से बताया, विद इन 24 आवर ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, हमारा हॉस्पिटल, हम इस वक्त कंट्री पे वी आर एट द टॉप ऑफ द कंट्री, हम 83% जो लोग आते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, उसको हम उसी एडमिशन में उनका इलाज करके उनका गॉल ब्लैडर निकाल के उनको घर भेजते हैं की होल सर्जरी के साथ। सो आइडली स्पीकिंग, जो पेशेंट हॉस्पिटल में गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन के साथ दाखिल होता है उसका ऑपरेशन उसी एडमिशन में हो जाना चाहिए। ठीक है, ये लाजमी है क्योंकि इन्फेक्शन से और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, सेप्टिसीमिया हो सकता है, बिल्कुल, और वो वापस भी आ सकते हैं। अगर आपको एंटीबायोटिक देके घर भेजेंगे, हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद वो दोबारा वापस आएंगे, इससे उनको दोबारा आना पड़ता है, रीएडमिशन होता है, पेशेंट की सेहत मजीद ख़राब होती है। तो बेस्ट जो सोल्यूशन है इस वक्त मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे यही पॉलिसी है, कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पॉलिसी यही है कि जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के साथ आता है उसका ऑपरेशन उसी एडमिशन में कर दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया जी, अगर इन्फेक्शन ना हो तो फिर अंडरस्टैंडेबल है कि हम हफ्ता भी इंतज़ार कर सकते हैं, महीना भी, साल भी इंतज़ार कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा लोग साल इंतज़ार करते हैं। हमारे पास नाज़रीन टाइम बहुत कम है और मेरे बताया गया है कि 2 कॉलर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन दोनों कॉलर्स के सवालात ले लें। तो अगर किसी वजह से टाइम खत्म हो जाए, सवाल अगर जवाब ना दे सके तो माज़रत चाहते हैं, प्लीज़ बोलिए प्लीज़ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। जी आप बताइए क्या? मैं मुझे छोटा जो पेशाब है उसकी बहुत प्रॉब्लम है, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, जब मैं टाल में जाता हूँ तो वो निकल जाता पहले ही। ठीक है, तो ये बताएं कि आपको कोई डायबिटीज वगैरह तो नहीं है, कोई चोट या एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ? डायबिटीज नहीं है, मैं चेक रही थी, डायबिटीज नहीं है। ठीक है, तो ये कोई फिजिकल कॉज है। एज कितनी इनकी? आपकी एज कितनी है? कोई प्रोस्टेट वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी उम्र जो है वो तकरीबन 61 है। आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम तो नहीं आपको डायग्नोज हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड का? नहीं, वो कुछ नहीं, सिर्फ पेशाब की बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब प्लीज बताइएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये 50 से अबव हैं और इस वक्त मेरे हम जो मोस्ट पॉइंट थिंग उनका प्रोस्टेट है। ठीक है, इनको जीपी को मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ। मुझे नहीं पता क्या इन्वेस्टिगेट हुआ है या नहीं हुआ, क्या किसी ने इनका एग्जामिन किया है या इनकी अल्ट्रासाउंड हुई है, साइज चेक हुआ है। जो मोस्ट कॉमन काज होती है इस यूरिनरी फ्रीक्वेंसी की, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो वो प्रोस्टेट है मेल में। ठीक है, तो मेरी निश्चित गुजारिश है कि फौरी तौर पर अपने जीपी से मिलें और उनको बताएं और वो इनका एग्जामिनेशन करेंगे, और अगर उनको लगेगा तो उनको जॉर्ज भेजेंगे। आजकल ये जो इलाज है इसका टैबलेट्स हो जाता है, आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये प्रोस्टेट का है। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी जी, मुझे नींद का प्रॉब्लम है जी, मुझे नींद नहीं आती सही। नींद नहीं आती? हाँ जी, कुछ बेचैनी सी रहती है। तो देखिए ये डॉक्टर साहब तो सर्जन है, हम तो कह रहे हैं कि सर्जरी की कोई बात बताएं। तो कोई सर्जरी से नहीं मसला, डॉक्टर साहब को बताइए कोई। हाँ जी जी, नींद का मसला जो है हमारे काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं, डॉक्टर हिना भी कर चुकी हैं, मैं भी कर चुका हूँ। ये एक बड़ा जो मुश्किल मामला है और दुनिया में हर 10वें इंसान को नींद का इशू और प्रॉब्लम है, और इसके लिए काफ़ी लंबी डिस्कशन चाहिए, हिस्ट्री चाहिए। तो इस वक्त इस प्रोग्राम में माजरत चाहते हैं कि शॉर्ट नोटिस पे और जो 1 मिनट रह गए हम आपको कुछ ज़्यादा मशवरा नहीं दे सकेंगे। तो इसमें अपनी लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा, अपनी सोचें देखनी पड़ेंगी। आपको मुमकिन है अपने जीपी से कांटेक्ट करना पड़े या वो आपको रेफ़र करें कि नींद के क्या इश्यूज़ हैं। अगर ये क्रॉनिक है तो उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच है, अगर शॉर्ट टर्म है तो आपकी वो लाइफ में देखना पड़ेगा क्या ट्रिगर्स उसके हैं। तो इसके बारे में वो डिफरेंट किस्म की सोच विचार है। तो डॉक्टर कामरान साहब हमारे वो सर्जन हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल उनके लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन है कि किसी और प्रोग्राम में अगर आप देखते रहेंगे संडेज़ को तो इंशाल्लाह इस मामले में मैं आपसे तफसील से बात कर सकता हूँ। तो नाजरीन हमारे पास अब जो सिर्फ तकरीबन 1 मिनट रह गया है, अगर कोई और कॉलर है तो हम कॉल ले सकते हैं। कॉलर नहीं है
तो मैं ये है कि समराइज़ करता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो था वो सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर कामरान कुरैशी। तो उस मामले में हमने पित्ते के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, कैंसर के बारे में, ब्लीडिंग और हर्नियास के बारे में, हाइएटस हर्निया, गैस्ट्राइटिस के बारे में डिस्कस किया। और हमने कोशिश की कि जो है कि जो लोगों के जो कॉमन जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में कोई मुफीद मशवरा दिए जा सके। तो आखिर में मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, और फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फिर भी तशरीफ़ लाइए। अभी मामला हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत से मसाइल हैं। तो अगर आप एग्री करें तो हम किसी और प्रोग्राम में भी आपको दोबारा दावत देंगे। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पास 15 सेकंड है, कोई चीज़ जल्दी से कहना चाहेंगे? तो यही पैगाम है तमाम लोगों को कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन अपने जीपी से मिलें, और हेल्थ को बहुत ही सीरियस लें, ये अलग नेमत है। चले नाजरीन, बहुत शुक्रिया। हम लोग अपने प्रोग्राम के जो है वो आखिर में पहुंच गए हैं और 3 सेकंड रह गए हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एतवार को। अस्सलाम वालेकुम।